तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का सीरीज़ था वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले बहुत 7-8 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद वीडियो नहीं हो पाई थी। उसका मेन रीज़न था कि हमारे पास कैमरे का संसाधन नहीं था, वो मैंने वीडियो में जिक्र भी किया था, लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर है। तो ठीक है, तो हम लोग ये एलपी का प्रीवियस ईयर जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। और देखो इसमें खास क्या रहने वाला है, बहुत सारे लोग एलपी का प्रीवियस ईयर को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा उसमें रीज़न क्या है, क्या बेहतर आपको रहने वाला है। क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊँगा आप लोग बेहतरीन ढंग से करवाने वाला हूँ, एनालिसिस अच्छे ढंग से, प्रॉपर चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और उससे होगा क्या कि जो कोई अगर नहीं भी पढ़े होंगे क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का बुक चाहे, तो आपको पूरा एनसीईआरटी को मैं गो थ्रू करवाने वाला हूँ वो भी। और जितना भी मैं एनालिसिस कराऊंगा सारा मेरा एनसीईआरटी का जो नोट्स है, अभी मेरा एनसीईआरटी के नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, होगा मैं दूंगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप एनसीईआरटी का नोट्स प्लीज़ हमें दे दो, प्लीज़ हमें दे दो। तो देखो भाई, 1-2 चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हुआ वो देने से कोई फायदा है नहीं। पूरा हो जाएगा तो मैं सबको खुद प्रोवाइड करूँगा, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, फिर उसी के बीच मुझे बनाना पड़ता है। अब ठीक है, तो एनसीईआरटी के फैक्ट के आधार पर सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, साइंस को बेहतर ढंग से पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत तगड़े क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल आए थे। जो रट के गए होंगे ना वो उनसे ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया। और देखो एक बात बता दूँ, ये टीसीएस का सारा क्वेश्चन रहेगा और इस बुक को मैंने बेस लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें टीसीएस के क्वेश्चन सारे दिए हुए। साइंस के करवा रहा हूँ, एलपी के 9 तारीख 8वां महीना 2018 शिफ्ट के वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, और ये इतना तो गारंटी लेता हूँ, यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करवाऊंगा उसके बाद आप कहीं भी जाकर डिस्कशन करना, बहुत डिफरेंस आपको दिखने वाला है, ठीक है। और आपको लगेगा चीज़ें देखने के बाद पता चलेंगी। तो और बस आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ना, आप लोग को स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो कि इस प्रकार है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। एक है ना, क्या बोल रहा है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, मतलब पौधा तो है लेकिन पौधे के जो विभिन्न भाग हो गए, जैसे पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह से संबंधित है। वैसे पौधे का समूह जिनमें अलग अलग पत्ती, रूट हो गया, लीफ हो गया, तना हो गया, जड़, ये सब अवेलेबल नहीं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखो ऑप्शन है आपका, ए है फेरोगेंस, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। सबसे पहले चारों ऑप्शन को जानेंगे है क्या, उसके बाद हम लोग। तो देखो पादप जगत जो हो गया ना, उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो पादप जगत को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। पादप जगत को सबसे पहले क्रिप्टोगेमी, दूसरा बांटा गया है फेनरोगेमी में बांटा गया। क्रिप्टोगेमी को फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है इसी का विकसित रूप है ब्रायोफाइटा, फिर इससे और जो डेवलपमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेरिडोफाइटा, ठीक है ये। और फेनरोगेमी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फेनरोगेमी को किस में बांटा गया है, एक याद रखना है, जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, इसको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी, मतलब बीज के ऊपर कवर होता है, आवृत बीजी। अब देखो इसमें होता क्या, अनावृत बीजी जिसके ऊपर बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, वैसे वाले पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, चीड़ के पौधे जो बड़े बड़े होते हैं, चीड़ देवदार हो गया, पाइनस, ये सब किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वैसे होते हैं जिसमें बीज के ऊपर कवर भी होता है ना, फल फूल सब आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। और ये जिसके ऊपर अनावृत बीज है, चीड़ देवदार, देखो इसके ऊपर फल आता है, फल कुछ नहीं आता है, ठीक है। आवृत बीज में जिसके बीज के ऊपर कोटिंग होता है, फ्लावर होता है, फल आता है, तो उसमें जैसे एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन हो गया, आम, अमरूद, है ना, जो डेवलप्ड है, ये सब आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्रिप्टोगेमी। तो देखो क्रिप्टोगेमी वैसे होते हैं जिनको सबसे पहले जो क्रिप्टोगेमी में 3 कैटेगरी का आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो पादप को 2 कैटेगरी में बांटा है, क्रिप्टोगेमी, फेनरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी वैसे वाले पादप समूह को बोलते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है,
बीज का निर्माण होता है। अब बीज का निर्माण हो तो फल फूल भी फरेगा, तो बीज का निर्माण में भी दो कैटेगरी में, अनावृत बीजी और आवृत बीजी के आधार पर। अब इसमें बीज का निर्माण ही नहीं होता है, ठीक है, बीज का इसमें निर्माण ही नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, छोटे छोटे स्पोर्स के रूप में यहाँ पॉलिनेशन होता है। अब देखो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में जैसे आ गया आपका शैवाल, कवक, है ना, और यही दोनों जोड़ी को क्या बोलते हैं, शैवाल और कवक के जो बीज की कड़ी होता है उसे लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन भी इस तीनों के इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, याद रखना। तो अब देखो होता क्या, अब थैलोफाइटा का डेवलपमेंट रूप ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के पौधे जो आते हैं इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन्हें इन्हें क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर, है ना, उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियंस, ठीक है। और इन्हें टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है, पादप जगत का सरीसृप, रेप्टाइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरीसृप, रेप्टाइल्स भी बोला जाता है। तो देखो आप क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा एक बात और बता दो, तो क्रिप्टोगेमी में जो होते हैं ब्रायोफाइटा, थैलिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये बहुत निम्न कोटि के पादप होते हैं और इनमें अलग अलग चीज़, जड़ तना का पहचान ही नहीं कर पाओगे। शैवाल, थैलोफाइटा में शैवाल को हम दे देंगे आपको, ये लीजिए शैवाल है, ये शैवाल है, इसमें बता पाएंगे जड़ क्या है, तना क्या नहीं ना। तो इसमें अलग अलग पादप के भागों का हम लोग विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका बॉडी बहुत ही छोटा होता है, उसमें पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा क्या है नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, उससे क्या कहते हैं, फेनरोगेम। फेनरोगेम्स देखो, फेनरोगेम में तो डेवलपमेंट रूप होता है, आम हम पता कर सकते हैं जड़ तना क्या है। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो इनमें से कौन होगा, थैलोफाइटा जो सबसे अविकसित है, सबसे, इसके बाद ब्रायोफाइटा डेवलपमेंट होता है जिसमें समवही अंग इसमें आ जाते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसमें थैलोफाइटा में कुछ पता ही नहीं चलता है कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर आपका थैलोफाइटा किस में दिया, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। तो समझ में आया आपको, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर आप लोग कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हो ना, इतना आपको रिवीजन हो जाएगा, पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश आधुनिक स्वभाव माना जाता है। तो सबसे पहले मेंडलीफ ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्वों को समझाया। तो देखो आवर्त सारणी का जब खोज हुआ तो आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ा, कि आवर्त सारणी का जरूरत इसलिए पड़ा कि दुनिया में जब एलिमेंट्स का विकास हो रहा था तो समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक सीरीज में सजाया जाए ताकि स्टडी करने में सुविधा हो, तो आवर्त सारणी का जरूरत पड़ा, खोज हुआ। तो इस क्रम में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मत दिया, अपना सिद्धांत रखा कि क्या तत्वों को इस तरह सजाया जाए। तो उसमें सबसे पहला जो आता है कि किसने दिया, डोबेराइनर ट्राइड ने, डोबेराइनर साहब ने क्या दिया, तिर्यक नियम दिया। क्या दिया, तिर्यक नियम दिया, है ना, तिर्यक नियम इन्होंने सबसे पहले दिया। तिर्यक नियम इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, इनमें तत्वों को 3 ग्रुप में बांटा, किसमें 1 2 3 ग्रुप करके ऐसे तत्वों को सजाया। और किस आधार पर सजाया इन्होंने, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस आधार पर, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पे, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे 3 ग्रुप में बनाया। फिर उसके बाद डोबेराइनर के बाद कौन है, ऑक्टेव साइड, है ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेड आए, न्यूलैंड ऑक्टेड ने तत्वों को क्या दिया, तो न्यूलैंड ऑक्टेड ने कैसे किया, ऑक्टेव रूल दिया। क्या दिया, अष्टक नियम, अष्टक नियम, इंग्लिश वाले ऑक्टेव रूल लिख लेंगे। इन्होंने क्या किया, तत्वों का 8 ग्रुप बनाया, तत्वों का 8 ग्रुप बनाया और बोला पहला और 8वां जो होगा सेम होगा, पहला और 8वां ग्रुप होगा जो सारे गामा पा के, है ना, सारे गामा पा के जो 7 सुर है उसके आधार पर सजाया और बोला पहला और 8वां जो होगा सेम होगा। तो इन्होंने भी कैसे सजाया, परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर सजाया, पर तत्वों को उनके परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान के आधार पे सजाया। लेकिन इसमें भी खामियां आने लगी, है ना, बहुत कम द्रव्यमान वाले संख्या को बाद में रखा गया, ज़्यादा वाले को पहले, जैसे निकेल वगैरह, आयरन, ठीक है। अब उसके बाद न्यूलैंड के बाद कौन है, मेंडलीफ ने, और इस समय बहुत डेवलप कर चुका था, ठीक है। तो मेंडलीफ ने क्या दिया, आवर्त सारणी की सबसे पहले खोज मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया, आवर्त सारणी में सजाया। तो फर्स्ट टाइम आवर्त सारणी देने का श्रेय किसको जाता है, मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी कहने का मतलब इन्होंने प्रॉपर चार्ट बनाया और इसी चार्ट में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इन्होंने भी सजाया। लेकिन इनमें भी कुछ खामियां आई, इनका भी फ्लॉप हो गया, कुछ खासा काम आया नहीं, ठीक है। इनमें भी कुछ ड्रॉबैक आने लगे, है ना। अब बात करते हैं मेंडलीफ के बाद किसने आया, मोसले,
मोस्ले ने तत्व को कैसे सजाया, तो मोस्ले ने इन्हीं के आवर्त सारणी को दुरुस्त कर दिया है ना, और उसी आवर्त सारणी को दुरुस्त करके एक अच्छा पीरियडिक टेबल बना दिया, जिसको अभी के समय में हम लोग पढ़ते हैं 1913 में इन्होंने किया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की किसने, मोस्ले। अब इन्होंने तत्व को कैसे सजाया, उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, याद रखना परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों तो ये देख लो। अब आपका काम 21 ईयर में किया था खोज, ये आपको जरूर हमको बताना है, ठीक है, याद रखना है। और चलो ये हो गया, इसका आंसर कौन है, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का गुण को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किस मेंडलीफ वाला क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छा लग रहा था सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, धीरे धीरे सब कुछ दूंगा, है ना। और मैं इसमें डिटेल देना चाहता था लेकिन टाइम आपका लॉस हो जाएगा। फिर अब देखो, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो करंट का मान क्या होता है। देखो परिपथ, कोई भी परिपथ सर्किट में जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं ना, दो तरीके से जुड़े होते हैं। एक पैरेलल में जुड़े होते हैं जिसे समांतर क्रम बोलते हैं, और एक सीरीज में जुड़े होते हैं जिसे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इनमें अलग अलग प्रतिरोध जो जुड़े हुए रहते हैं अलग अलग सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनमें धारा का मान अलग होता है, किसी में वोल्टेज का मान अलग होता है। सबसे पहले देखो परिपथ में प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध दो तरीके से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, एक समांतर क्रम जिसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, देखो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है आपका फिगर, देख लो, फिगर पे ध्यान नहीं देना, भावनाओं को समझो आप लोग, ठीक है। और क्लास बहुत ही शानदार चलने वाली, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस स्विच है, ऐसे जुड़ा हुआ था, है ना, पैरेलल में। ये एक प्रतिरोध यहाँ R1 R2 और R3, और इसमें सीरीज में कैसे जुड़े होते हैं, एक सीरीज में यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये प्लग कुंजी की द्वारा बैटरी लगा लेना आप लोग, ठीक है, समझ लो बैटरी के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसमें ये R1 है, ये R2। अब देखो समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं उसमें धारा का मान, सभी प्रतिरोध में R1 R2 R3 में धारा का मान क्या होता है, समान होता है कि अलग अलग होता है, धारा का मान इसमें अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। सभी में धारा करंट क्या होता है, अलग होता है, और वोल्टेज जिसको विभवांतर बोलते हैं, सभी में प्रतिरोध में R1 R2 और R3 में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा इसमें होता है। इसमें धारा का मान, इसमें धारा, हर एक प्रतिरोध R1 R2 में धारा का मान, करंट का मान क्या होगा, समय सेम होगा, समान होगा। और इसमें वोल्टेज सब में क्या होगा, इसमें वोल्टेज सेम, इसमें 5 वोल्टेज, इसमें 5 वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, सॉरी वोल्टेज अलग अलग होगा, समझ में आया। अब श्रेणी क्रम को यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखो दिवाली में जो बल्ब रहते हैं, छोटे छोटे टीनी बल्ब रहते हैं, श्रेणी क्रम में अगर एक बल्ब में करंट नहीं जा रहा, फ्यूज हो गया, तो अगले में करंट ट्रांसफर है, इसलिए धारा का मान समान, तो वोल्टेज अलग, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, तो कोई एक याद कर लो। अब श्रेणी क्रम में ढेर सारा प्रतिरोध लगा हो, तो उसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट, इसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस डैश जहाँ तक रहे Rn तक, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला समांतर क्रम का क्या होता है, तो R1 बाई RE, R इक्विवेलेंट बाई R1 प्लस R2 प्लस जहाँ तक रहे 1 बाई Rn तक, ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। बताना आपको कमेंट करके प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या कमेंट करके आपको बताना। तो ये देखो, तो इसमें क्या, जब परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान, परिपथ में कैसे हो, श्रृंखला में जुड़े हो, किस तरह श्रृंखला में, प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो, सीरीज में जुड़े हो, तो सीरीज में जुड़े हो तो धारा का मान क्या होता है, धारा का मान सीरीज, श्रृंखला मतलब धारा का मान क्या होता है, समान हो जाएगा, धारा का मान समान, सीरीज में धारा करंट का मान क्या होगा, समान हो जाएगा, है ना। तो आपका कौन सा एक ही रहता है, 3 का आपका डी इज द राइट आंसर, 3 का डी, समझ में आ गया, 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है। देखो अगला क्वेश्चन क्या, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है। परमाणु में देखो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ किस तरह अवस्थित होते हैं। तो मान लो ये कोई परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, और बाहर में इलेक्ट्रॉन जिस पे माइनस चार्ज होता है, ये बाहर घूमते रहता है, किसी भी परमाणु में होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एन, ए आपका क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान, लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान, है ना, ये याद रखना। अब P से प्रोटॉन तो पता ही आपको, N से न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन, n से न्यूट्रॉन। अब याद रखना है Z बराबर P बराबर E, ये 3 फॉर्मूला। Z से क्या हो गया, परमाणु संख्या जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, P से प्रोटॉन और E से, P से प्रोटॉन लिख दिए, E से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसी के आधार पर हम लोग का आंसर बनेगा। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a बराबर p प्लस n है ना, तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर p को माइनस करेंगे तो a माइनस p। तो a क्या है, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो है परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। नहीं, ऑप्शन नंबर बी में देखो द्रव्यमान संख्या तो है लेकिन माइनस में परमाणुओं की संख्या, तो p क्या, प्रोटॉन की संख्या। अब p के जगह a माइनस p के जगह क्या लिख सकते हैं, तो p क्या है, आपका परमाणु की संख्या के बराबर है कि नहीं, तो p के जगह क्या लिख सकते हैं, परमाणु की संख्या नहीं लिख सकते हैं, z भी तो लिख सकते हैं, तो p के जगह z भी लिख सकते हैं, p के जगह e भी, क्योंकि p z ये आपस में बराबर है। तो बाई ऑप्शन हम लोग देखें तो क्या, परमाणु की संख्या, तो p के जगह z परमाणु की संख्या भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान माइनस z मतलब कि परमाणु संख्या, z परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में देना, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब बताना है आपको प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन की खोज, है ना, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति गति के रफ्तार से चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 4 kg का कोई वस्तु है, एक क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मान लो कोई एक वस्तु है 4 kg का, ठीक है, क्षैतिज पे चल रही है, इसका अभी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है ना, हाँ स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अब इसका स्पीड कितना हो गया, कितना कार्य करना पड़े, यहाँ से कितना हमको वर्क करना पड़े ताकि इसका स्पीड कितना हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, इसी 4 kg का वस्तु को, तो कार्य, तो देखो जो हम जो कार्य करें, अब कैसे याद रखोगे, तो अब आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाओगे, W बराबर F इंटू एस। अच्छा F इंटू एस तो पूरा दुनिया जानती है, F मतलब बल कहीं लग रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज को कैसे बनेगा, आप बताओ कमेंट करके। जो कंसेप्चुअल पढ़े होंगे ना उसको हल्के मत लेना, ये जो कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे नहीं तो बहुत लोग छोड़ेंगे, 80% से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लगाओगे फॉर्मूला, सोचो आप दिमाग में लगाओ कैसे फॉर्मूला लगाओगे। अब देखो क्या होता है, हम एक चीज़ समझो, 4 किलो का वस्तु को धक्का दे के यहाँ तक लगा रहे हैं, तो यहाँ तक लगाने में क्या खपत हो रहा है, कितना कार्य, तो कार्य क्या, हमारा ऊर्जा ही तो खपत हुआ, तो ऊर्जा चेंज हो रहा है किस में, ऊर्जा का कन्वर्जन किस में हो रहा है, कार्य, हमारा कार्य जो है हमारे ऊर्जा में परिवर्तन की दर को तो कार्य बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका कैसे होगा, चेंज इन वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी में क्या क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी में क्या हो गया आपका, एक काइनेटिक एनर्जी होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, समझे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन एनर्जी मतलब या तो काइनेटिक एनर्जी ले लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, ये ध्यान देना है, वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो W बराबर चेंज इन एनर्जी, तो कौन सा एनर्जी है आप बताओ, तो गति में है ना, तो गति के कारण कौन सा एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ये लेंगे, ये फॉर्मूला लगा। तो W बराबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ½ mv²। अब देखो कैसे होगा, ½ इंटू m कितना है आपका 4 दिया हुआ, v कितना 2 गो है, तो v कितना, v का स्क्वायर, तो फाइनल ये है और ये है, तो बड़े वाले में से छोटा को घटा देंगे, तो स्क्वायर करके एक बार 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना वो 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना 10 का क्या होगा 100 माइनस 25 बराबर क्या होगा 2 गुना 75 दुना 150 जूल। कार का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, है ना, वर्क एवं एनर्जी, तो कितना होगा 150 जूल। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार है, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट मतलब वो ऐसा लाइट जिसे खोजी करते थे तो दूर तक फोकस जाता है उस लाइट का, तो इसमें प्रवर्तक सतह जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टर सरफेस किस चीज़ का बना होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण। तो सबसे पहले इसका आंसर हम बता दें, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होता है अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होता है आपका ये अवतल दर्पण का बना होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कनकेव मिरर। इसका आंसर क्या होगा, कनकेव मिरर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो तो सबसे पहले दर्पण के बारे में समझा देते हैं। दर्पण कितने तरीके होते हैं, जिसको मिरर बोलते हैं।
मिरर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। मिरर एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर, और इसको कनकेव, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण को और एक नाम क्या है? उत्तल दर्पण का और एक नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मिरर। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब अपसारी, अपसारी दर्पण। क्यों नाम पड़ा हम बताते हैं, ठीक है। अब इसका क्या नाम है? कनकेव को इसको बोलते अभिसारी दर्पण, अभिसारी, है ना, अभिसारी या डाइवर्जेंट, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मिरर अलग नाम है, कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखो, और उत्तल दर्पण का फिगर बना। उत्तल दर्पण का फिगर कैसे होता है? उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा होता है? ऐसे होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस ऐसे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? समानांतर आती प्रकाश की किरण को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट कर रहा, प्रकाश आ रहा, समानांतर क्या कर, प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट कर रहा, मतलब डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए डाइवर्जेंट मिरर, है ना, अपसारित कर रहा, फैला रहा है ना। तो ये, तो अब इसका इसीलिए हम लोग बोल दिए अपसारी मिरर, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा? तो इसका यूज याद रखना, लाइट को फैला रहा तो कहाँ पे यूज करते हैं? स्ट्रीट लाइट में। कहाँ? स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, है ना। कहाँ पे इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का? स्ट्रीट लाइट में। और एक दो तीन आप लोगों को लिखवा देता हूँ। स्ट्रीट लाइट में तो इसका होता ही है, साथ में अब साइड मिरर। अच्छा, साइड मिरर में भी तो, साइड मिरर, मिरर। अब देखो इसको क्या बोले, जस्ट इसका अपोजिट होता है। उत्तल दर्पण का क्या काम है? उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का पीछे का पार्ट कलर करता है। अब ये क्या होता है ना, दूर से आती हुई समांतर प्रकाश की किरण को क्या करता है? एक जगह फोकसित करता है। क्या करती है? एक जगह फोकस करिए, एक पॉइंट पे। तो फोकस कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है? अभिसारित कर रहा है, एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, सभी लाइट को पैरेलल लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मिरर या अभिसारी, इसीलिए नाम पड़ा, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज करते हैं जहाँ पे बड़ा चीज़, वस्तु को बड़ा करके दिखाना है। छोटा इमेज है मेरा, बड़ा दिखाना है, तो वहाँ पे, तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने वाले में, है ना, दाढ़ी बनाने में। फिर डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। कान है आँख का, है ना, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका, अवतल दर्पण का। फिर अब कहाँ पे यूज करते हैं? हेडलाइट में, हेडलाइट में, गाड़ी के वाहनों के हेडलाइट में। क्यों? देखो ये क्या करता है ना, यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश को पैरेलल बीम एक प्रोवाइड कर रहा है, तो पैरेलल बीम, गाड़ी चलाएंगे तो पैरेलल बीम चाहिए दूर तक फोकसित करने के लिए, तो हेडलाइट में यूज करते हैं, साइड मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके द्वारा जो वस्तु बनता है ना, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब क्रिएट होता है, तो इसका साइज क्या क्या हो सकता है? तो इसमें याद रखना 6 कंडीशन पढ़ते थे। अनंत से लाते थे छोटा, फिर धीरे धीरे जैसे लाते थे क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा बड़ा बनता था, सी पे बराबर बनता था। फिर जैसे पी तथा एफ के बीच, फोकस तथा पोल के बीच तो बहुत बड़ा बनता था। तो साइज कैसे बनता है इसका? छोटा, छोटा में भी बहुत छोटा बिंदु का समान बनता है। जब अनंत से लाते तो छोटा भी बनता है, इसमें बराबर भी बनता है, याद रखना है, और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भी बनता है। अब इसका प्रकृति कैसा क्या होता है? कैसा कैसा इमेज का प्रकृति, साइज और इमेज का प्रकृति कैसा कैसा होता है इसमें, तो ये ध्यान देना है आपका। वास्तविक तथा उल्टा भी बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तो उल्टा बनता है। साथ में इसमें आभासी तथा सीधा भी बनता है, आभासी तथा सीधा भी इमेज बनता है। अब देखो इसमें बात करते हैं, इसमें कैसे बनता है मिरर का साइज। इसमें साइज हमेशा क्या बनता है? वस्तु से छोटा, जितना भी बड़ा हो वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा, बस एक ही साइज बनता है। और इसमें प्रकृति कैसा रहता है? आभासी तथा सीधा हमेशा बनता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, आपको एक ओवरव्यू रिवीजन हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और क्लास कैसा लगा बताना है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो प्रकृति कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में नहीं देखा, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही गो रहता है, अनंत से आ रहा तो पीछे बनाता है दर्पण के पीछे, और ये बनता है क्या? दर्पण के पीछे सिर्फ इसमें बन सकता है, कि आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे बनता है, और इसमें दर्पण के पीछे भी बनता है, दर्पण के आगे भी बनता है। तो 6 कंडीशन इसमें बन जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी लेंस में जब पढ़ेंगे, तो लेंस में इसका जो प्रॉपर्टी होगा इसमें चल जाएगा, और इसका प्रॉपर्टी इसमें, तो याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो, और उत्तल दर्पण में छोटा इमेज जो प्रतिबिंब है ना, उसका क्या करता है? साइज बहुत ही छोटा कर देता है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में, ताकि देखो छोटे से एरिया में बहुत सारे छोटा छोटा इमेज करके बना सकते। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, है ना, पेन सूख गया है। और क्लास को आप लोग शेयर करना है। और हाँ, ध्यान देना है, जैसा कि आप लोग पता है रेलवे का वैकेंसी आ नहीं रहा है, ठीक है। ये सरकार सोई है, इनको हम युवाओं को कोई चिंता नहीं, ये लोग रोजगार रहे चाहे बेरोजगार रहे, मतलब बेरोजगार रहे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2018 में LP की वैकेंसी आई, तो उसके बाद अभी तक नहीं आए। तो 26 तारीख को एक महाआंदोलन है,
क्योंकि हम स्टूडेंट हैं ना भाई, हमारे पास एक ही चारा बचता है, आंदोलनें करते ज़िंदगी बिता दो, ठीक है, एग्ज़ाम तो टाइम पे लेना है नहीं। तो 26 तारीख को महाआंदोलन है, रेलवे ट्विटर एक बार करो, देखो क्या कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन थोड़ी है, या तो हम लोग लाठीचार्ज से मार खाएं या आंदोलन करें, बाकी इनको जब देना रहेगा तभी देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा बात, हम लोग आंदोलन फेल होने का रीज़न क्या है ना, जो टीचर हम लोग का साथ ही नहीं दे। टीचर देते हैं साथ, ऐसा नहीं है, जो टीचर देते हैं बहुत टीचर लोग साथ देते हैं, लेकिन बड़े बड़े टीचर भी आना चाहिए, खान सर ये सब कुछ ऐसे आना चाहिए। एक बार कम से कम बोल भी तो दें, बोल दें, आह्वान कर दें कि देखिए 26 तारीख को ये होने वाला है, आप लोग सब साथ देते, ना ही तो काफ़ी है यार, स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, ठीक है, हम लोग का भला हो जाएगा सर। तो आप लोग पीछे ना रहें, साथ दें। अब बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका आंसर कौन है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, क्या दिया हुआ है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर दो, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसको किस में? पानी में मिला दिया, तो क्या बनेगा आपका? बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है? सब रटवा देते हैं, क्लोरीन गैस, लेकिन कैसे होता है भाई ये कोई नहीं बताता, लेकिन हम बताएंगे। CaOH का CaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं? यही तो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर यही है आपका, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं? बूझा चूना। इसी का इंग्लिश में नाम क्या है? स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम इसी को बोलते हैं। देखो स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मिस्टेक होता है तो। ये क्लोरीन गैस होता है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में डालने पर क्लोरीन गैस। तो आपका आंसर तो चलो ये हो जाएगा, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, लेकिन हम इससे रुकने वाले नहीं है, इसका चीरफाड़ किया जाए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका यूज क्या क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है बताइए तो। ब्लीचिंग पाउडर तो हम लोग बोलते हैं कमर्शियली, इसका नाम क्या है रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CHLO, यही होता है, अभी यही नहीं, और आगे देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के बाद क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, अभी भी यही नहीं रुकना है, क्लोराइड ऑफ CHLORID, क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसका नाम है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा इसका रासायनिक नाम क्या है, आप रट के जाओगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दे दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तब तो गए आप, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, पढ़ो ऐसा कि 4 क्वेश्चन आराम से लगा पाओ, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का ये तो हो गया नाम। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं? तो कीटनाशक में, कीटनाशकों में, मतलब पानी का शुद्धिकरण में, कीटनाशकों जैसे पानी का शुद्धिकरण करने में, पानी का शुद्धिकरण में, ठीक है। अब जो पेपर इंडस्ट्री में, कहाँ? पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में कैसे? जो कागज़ देखते हो, कागज़ बेचने वाला लुगदी जो ले जाता है हम लोग का, कागज़ बेचने वाला पेपर ले जाता है, उसको क्या करता है? गलाता है, फिर नया पेपर बनाता है। तो लुगदी में पेन से स्याही लिखा हुआ रहता है, उसको साफ करने में, ब्लीच करने में, और इसका ब्लीच करने में, कपड़ों को ब्लीच करने में, ब्लीच करने में, किसको? कपड़ों को कलर उड़ाने के। जैसे मान लो ये मेरा वाइट है, इस पर काला काला धब्बा दिख रहा है, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, हमको सादे शर्ट चाहिए, ठीक है, नया, तो क्या करेंगे? ब्लीच करवा लेंगे, लॉन्ड्री में देते हैं ब्लीच, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज ब्लीच करके पूरा वाइट कर देगा, ठीक है। तो ये देखते हो ना, ब्लीच आदमी लोग फेशियल उससे ब्लीच जब करवाता है तो क्या करता है, कभी कभी जो ठाकुर लोग रहते हैं, जो बार्बर लोग जो रहते हैं, वो कभी कभी दाढ़ी में अगर ब्लीच करते तो क्या होता है? दाढ़ी का कलर उड़ जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ भी खेला होता है, उस केमिकल में क्या ब्लीचिंग है ना, क्लोरीन है ना, तो वो याद रखना। तो ध्यान से दाढ़ी उड़ी बचा करके ब्लीच जब भी करवाएं तो शेविंग करवाने के बाद कराएं। तो बाल में ब्लीच आप करवाने के ब्लीच लग गया तो कलर आपका वो भी उड़ जाएगा। फिर आप कहाँ पर यूज करते हैं इसका? कीटनाशक में, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, मतलब अभिकर्मक के रूप में, कहाँ पे? अभिकर्मक के रूप में लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ये आप लोग का इतना हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एक और यूज है, इसका यूज कहाँ करते हैं? क्लोरोफार्म बनाने में। क्या? क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरोफार्म का फॉर्मूला क्या था? CHCl3, ठीक है, CCl3 है ना, CHCl3 हो गया। अब चलो ये नोट कर लो, आप लोग देख लो। तो आंसर तो हमारा क्लोरीन होगा, लेकिन इसके साथ कितना क्वेश्चन आपको बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7 10 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो पढ़ो ऐसे ना,
कि लगे कि पढ़े अभी 7 ही क्वेश्चन हुआ, सोच लो कितना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ा, कितना आपको नॉलेज गेन हो रहा है। तो डिस्कशन ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं MCQ लगा देंगे, क्लोरीन को कौन सा पानी में ब्लीचिंग पाउडर को निकालने में कौन गैस निकलता है, क्लोरीन, हाँ इसका ठीक है, बोलो कमेंट बॉक्स कर दो, पूरा व्यूज़ आता है। लेकिन आप हम लोग को थोड़ी देखोगे भाई, आप लोग जो फर्जी पढ़ा रहे हैं वही ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? मतलब किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु, वैसे धातु जिनका प्रतिक्रिया उच्च रिएक्टिविटी हाई है, तुरंत रिएक्ट करता है, तो उनका निष्कर्षण कैसे होता है, कैसे निष्कर्षण होता है, निष्कासन होता है? तो देखो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 4 एक बार देख लो, समझ में आ रहा है? ऑप्शन देख लो यहाँ पे, तो आप देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दिया हुआ तो धातुओं का निष्कर्षण, जैसे धातु हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के जमीन के अंदर है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, अर्थ के भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। तो क्या हम ऐसे ही गए और निकाल लेंगे क्या, Na चाहिए, लोहा चाहिए, ऐसे निकल जाएंगे? धातु अपने किस में होते हैं, अयस्कों में पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड में, लोहा मैग्नेटाइट में। तो पहले मैग्नेटाइट का निष्कर्षण होता है, फिर मैग्नेटाइट से लोहा को अलग किया जाता है, बॉक्साइड में बहुत सारा केमिकल उसमें होता है, ठीक, एलिमेंट, उसमें से एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। तो धातु अपने अयस्कों में पाए जाते हैं, और अयस्कों से धातु को निकालने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, है ना, धातु कर्षण बोलते हैं, ठीक है, याद रखना मेटलर्जी। तो अब देखो इसमें होता क्या क्या, तो अलग अलग विधि के द्वारा, अब पृथ्वी के अंदर ढेर सारे मेटल है, और ढेर सारे मेटल है अलग अलग अयस्कों में मिले रहते हैं, तो इनको निकालने का तरीका तो 3 तरह का, जैसे आप लोग जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, KNaCa Mg Al Zn Fe Hg FeH है ना, Hg, फिर आपका इसी तरह है आगे H के बाद शायद FeHCu, Hg, फिर Hg है, HgCu, सॉरी HgHCu AgAuPt। यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा तुरंत रिएक्शन करते हैं। और ये मॉडरेट, ये क्या हो गया, मीडियम रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्टिव ही नहीं करते। सोना चांदी नीचे ज़मीन में ऐसे ही रहते हैं, किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं, फ्री अवस्था में होते हैं ना, ये लेस रिएक्टिव। अब देखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल धातु को देखो, तो धातु का निष्कर्षण 3 स्टेज में होता है ना, धातु का निष्कर्षण 3 तरह से होता है। तो धातु को अलग अलग में पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग कंसंट्रेशन में धातु पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो धातु का निष्कर्षण अपने ओर्स से होता है, किससे होता है, ओर्स। तो 3 तरह के ओर्स पाए जाते हैं, एक मोस्ट रिएक्टिव वाले, और मीडियम वाले, एक लीस्ट वाले। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वैसे धातु जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, तो हाई रिएक्टिव मेटल, वैसे धातु का निष्कर्षण जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, इनका निष्कर्षण कैसे होता है। फिर दूसरा वाला मीडियम रिएक्टिव मेटल, है ना, मीडियम रिएक्टिव मेटल Rm लिख दिया। फिर लेस, एकदम कम, लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे सोना चांदी, तो कैसे इनका निष्कर्षण होगा ना। अब देखो हाई रिएक्टिव वाले मेटल में कैसे होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, मतलब विद्युत अपघटन करके इनको निकाला जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटन के बाद प्योर मेटल हमको मिल जाता है, याद रखना, प्योर मेटल मिल जाता है। अब मीडियम रिएक्टिविटी, तो मीडियम रिएक्टिविटी में जो धातु होते हैं 2 तरह के अयस्कों में पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट अयस्कों में, कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं, और एक सल्फाइड अयस्कों में धातु पाए जाते हैं। अब कार्बोनेट वाला जो अयस्क में जो धातु पाया जाता है उसको किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, कैल्सिनेशन द्वारा, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, निस्तापन के द्वारा। फिर सल्फाइड अयस्क में जो धातु पाया जाता है उसका निष्कर्षण कैसे होता है, रोस्टिंग करके, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। और ये जो रोस्टिंग होता है O2 के प्रेजेंस में होता है, और इसमें O2 का जरूरत नहीं होता, मतलब अयस्कों को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उससे निस्तापन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ऑक्साइड। अब ये दोनों प्रोसेस लगा करके फिर मेटल का क्या मिलता है, मेटल अभी भी प्योर मेटल नहीं मिला, क्या मिला, मेटल किस फॉर्म में मिलेंगे, मेटल के ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। फिर मेटल का ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑक्साइड हट गया, तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, फिर आपको प्योर मेटल मिलता है। तो ऐसे होता है निष्कर्षण, ठीक है। अब लेस रिएक्टिव, Rm मतलब लेस रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिविटी स्टेज में बहुत कम रिएक्टिव, इनका कैसे होता है, तो ये वाला प्रोसेस होता है। इनको कैसे करते हैं, तो लेस रिएक्टिव मेटल ज़्यादातर सल्फाइड और में पाया जाता है, किसमें, सल्फाइड अयस्कों में, सल्फाइड अयस्कों में। तो सल्फाइड वाला वो कैसे करते हैं, रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग में क्या करेंगे, फिर मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, है ना। सेम प्रोसेस ये वाला चिपका देना है, मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल का ऑक्साइड में
मेटल निकलेगा। तो ये हो गया, ये आप लोग देख लो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना, इस तरह डिटेल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा, आपका पूरा रिवीजन भी चैप्टर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन। उच्च प्रतिक्रिया दे वाला मतलब मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव मतलब हाई रिएक्टिविटी वाले, मतलब उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु मेटल कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, खटाक से मार दो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सोचना नहीं है, एकदम गर्दा उड़ाते चलना है, ठीक है। इस तरह एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा भाई, 8 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो भाई इतना मेहनत से आप लोग क्लास ले रहे हैं, कल हम क्लास ले रहे थे, हुआ क्या एक्चुअली, क्लास तो एकदम लिए शानदार तरीके से 45 मिनट का क्लास हो गया, लेकिन हुआ क्या, माइके में मेरा सपोर्ट नहीं है। देखिए साउंड तो आया लेकिन साउंड क्लियर नहीं था, फिर सोचे यार जब तक अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। अब देखो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है, लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो प्रजनन 2 तरीके से होता है। प्रजनन में क्या होता है, कोई पेरेंट संतति, माता या पिता अपने जैसे नए संतति को उत्पन्न करते हैं, उसी को प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन में 2 विधि है, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक, ठीक है। सेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको प्रजनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते हैं ना। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, माता पिता अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जरूरी है, मेल प्लस फीमेल का होना आवश्यक है, ठीक है। मेल और फीमेल में के नया संतति उत्पन्न करते हैं। इसमें या तो मेल या तो फीमेल, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों का होना जरूरी है, या तो मेल या तो फीमेल नए संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें लैंगिक मेल और फीमेल रहेंगे तो मेल का क्या होता है, स्पर्म जाता है, और फीमेल का ओव्यूल अंडाणु आपस में फ्यूज करते हैं, एक नया जाइगोट का निर्माण होता है ना, और वही आगे आगे बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेल फीमेल जरूरी है। तो इसमें क्या था, मेल और फीमेल में जो संतति नए बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एकदम अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्नता पाई जाती है, संतति में भिन्नता पाई जाती है, संतति में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता होती है। और इसमें क्या हो गया, अलैंगिक जनन में जो माता पिता से अलैंगिक जनन में मेल या फीमेल के द्वारा जो बच्चा जन्म लिया, उसमें क्या होता है, समानता पाई जाती है। क्या होते हैं, समानता पाई जाती है। क्या होता है, बहुत ही समान होता है, सेम अपने माता पिता जैसे होता है ना, समानता पाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल, ये तो मनुष्यों में होगा, मनुष्य में हम लोग में होता है लैंगिक जनन, है ना, मनुष्य या जानवरों या उच्च कैटेगरी वाले, ठीक है, एनिमल्स में। इसमें ये किस में होगा, तो पादप में, कुछ निम्न वर्ग के पादप में होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें, और इसमें भी टाइप है, इसका भी अलग अलग टाइप है, जैसे मुकुलन जिसके क्या बोलते हैं, बडिंग के द्वारा किस में होता है, बोलो, मुकुलन किस में होता है, ईस्ट एवं हाइड्रा वाले जीव ऐसे करते हैं ना, हाइड्रा, ठीक। अब बात करते हैं अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है, विखंडन मतलब फ्यूजन, है ना। अमीबा में किसमें, अमीबा, देख तो अमीबा ये एक है, अपने केंद्रक से टूट के 2 अमीबा में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब सेम ये भी तो सेम माता पिता जैसा होता है। फिर बात करते हैं जैसे गुलाब में भी होता है ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, जैसे गुलाब में, मतलब इसको कायिक जनन बोलते हैं, कायिक अपने काया जैसे सेम, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, फिर पत्तों के द्वारा हो जाना, ये देखो गुलाब। फिर आलू देखो तने के द्वारा ना, उस तना के द्वारा हो जाता है, आलू में तना का भाग है, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, गुलाब में तो कलम करके काटा जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। एक और पत्ता के द्वारा एक होता है, याद रखना, ब्रायोफाइलम, है ना। ब्रायोफाइलम को पत्ता को रोप दोगे तो पत्ता से एक नया उग जाने वाला, सेम समान ही होगा अपने। तो ये सब एग्जाम्पल होगा। तो अब ऑप्शन पढ़ो आप, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से निम्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, अलैंगिक में युग्मक पैदा थोड़ी होते हैं, अलैंगिक में थोड़ी होता है युग्मक, इसमें ना होता है। वंश विविधताओं को दर्शाता है, नहीं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, इसमें विविधता होता है, इसमें विविधता नहीं पाई जाती है, इसमें समानता पाई जाती है, इसमें ना विविधता होती है, संतति भिन्न होते हैं। तो नए जीव जनक माता पिता का समान होती है, अलैंगिक, हाँ, नए जीव माता पिता के समान एकदम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बोलो कैसा लगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये सब आप लोग नोट कर लेना अच्छे ढंग से। देखो मेरा डिस्कशन आप लोग देखोगे ना डेली, अगर तो बता रहे 15 दिन में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। अभी तो कुछ नहीं, इसमें चाहता तो मैं बहुत कुछ लिख सकता था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने वाला है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू काटा जाता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया का पूरा संसार जानती है, चाकू,
सोडियम है ना, Na आपका इसका राइट आंसर हो जाने वाला, चाकू से आसानी से काटा जाता है। अब देखो सोडियम से बनने वाले 4-5 कंपाउंड का नाम बता दो, ठीक है, सोडियम से बनने वाले। अब यहीं हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, बस ये करके अरे नहीं भैया तो Na, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सोडियम कभी कभी रहता है, पोटेशियम भी, तो सोडियम पोटेशियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये भी रहा तो ये भी, ठीक है। अब देखो सोडियम से बनने वाले कुछ कंपाउंड, सोडियम से बनने वाले कुछ कंपाउंड के बारे में बात करते हो। देखो खाने वाला सोडा किससे बनता है, सोडियम से ही मिलकर बना, तो उसमें सोडियम रहता है कि नहीं, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, ये बेकिंग सोडा हो गया है ना, याद रखना ये खाने वाला सोडा। फिर अब बात करते हैं खाना बनाने में, है ना। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के बाद धावन सोडा, NaCO3 × 10H2O, ये धावन सोडा, इसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा। और सोडियम से मिलकर कौन कौन बनते हैं, फिर NaOH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा, बहुत सोडा बनता है यार इससे, है ना, NaOH, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अच्छा ये कास्टिक सोडा का एक यूज है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, याद रखना, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोल सकते हैं इंग्लिश में, शुद्धिकरण, रिफाइनिंग और पेट्रोलियम। अब इसका ठीक है, अब एक और होगा, एक ग्लोबल सॉल्ट होता है, एक होता है NaSO4, सोडियम सल्फेट × 10H2O, याद ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ग्लोबल सल्फेट क्या होता है ना, ग्लोबल सल्फेट, इसको क्या बोलता है, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लोबल साल्ट के नाम से जानते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप लोग का हो गया, ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो सोडियम का निष्कर्षण कैसे होता है, तो कनस्टर विधि द्वारा NaOH से होता है, तो याद रखना सोडियम का निष्कर्षण कैसे होता है, सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना, सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कनस्टर विधि द्वारा, कनस्टर विधि द्वारा NaOH का क्या कहता है, थोड़ा शुरू करने दो, है ना, कनस्टर विधि द्वारा NaOH का वैद्युत कपड़ा, है ना, तो कनस्टर याद रखना, कनस्टर विधि द्वारा, कनस्टर विधि द्वारा NaOH का विद्युत अपघटन कराने पर, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर, विद्युत अपघटन करने पर, याद रखना। तो NaOH का विद्युत अपघटन करेंगे तो OH हट जाएगा, Na आपको मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा हो भाई, जाहिर सी बात है बहुत मेहनत से क्लास बना रहे, देखो पसीना निकल रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा सा कदर किया करो। अगर अच्छा लगा तो भाई शेयर लाइक ज़रूर करना, बताना कुछ कमी भी हो, कुछ अगर मिस भी हुआ वो भी आप लोग बताना, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन है भाई, एरर पूरा हो सकता है हमसे, तो उस चीज़ को आप लोग बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, और कौन कौन कमी है क्लास में वो भी बताना। और दिल से अगर अच्छा लग रहा ना तो बिना पूछे बटन को तोड़ दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले सब कुछ जो करना है कर दो यार, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, ठीक है। और पढ़ाई एकदम कंटिन्यू करो, ठीक है, और जो जेन्युइन चीज़ है उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दो, बाकी फालतू बातें पे एकदम ध्यान नहीं देना है। क्लास को रेगुलर करो, मैं भी कोशिश करूँगा, बस आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, मेरा पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और ये शानदार क्लास के लिए चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।